नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं आपके साथ केशव कश्यप। आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए हैं शुभम जी। तो स्वागत है शुभम जी। आज चर्चा का विषय है रोजगार और चुनाव। जिस तरीके से आमतौर देखा जाता है कि चुनाव के समय रोजगार की का पिटारा जो है सो खोल दी जाती है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा, विपक्षी द्वारा मांग की जाती है। ऐसे में क्या रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव में सफलता हासिल की जा सकती है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे शुभम जी जानना चाहते हैं कि क्या बिहार की राजनीति में बेरोजगारी एक प्रमुख अपना योगदान देने वाली है और बेरोजगारी को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर जो रूलिंग पार्टी है उसको घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टी कर रही है? देखिए केशव जी, पहले तो ये साफ है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, क्योंकि अगर कोरोना इस देश में नहीं आता तो शायद पता नहीं चलता हमें कि बिहार के कितने लोग बाहर रह रहे हैं। अगर आप आधिकारिक चीजों की बात करें तो 40 लाख के लगभग जो मजदूर हैं वो बाहर से मतलब अनेक राज्यों से बिहार में वापस आए हैं। अगर हम इस पूरे लॉकडाउन की बात करते हैं तो एक रिपोर्ट के अनुसार 14 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं पूरे देश में, जिसमें से ये भी एक रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट है कि 8-9 करोड़ की नौकरी बहाल हो गई है। लेकिन पहले जिस स्तर पर उनको पैसा मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पहले तो अब बिहार का भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए कि यहाँ ये लैंडलॉक स्टेट है। यहाँ पे उतना जमीन नहीं है कि 500-600 एकड़ दे के बहुत बड़ा प्लांट बैठाया जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि सरकार एमएसएमई को प्रोड्यूस करे, एमएसएमई को आगे बढ़ाए, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है आत्मनिर्भर बिहार, वो कहीं ना कहीं रोजगार के दिक्कतों को देखते हुए ही उन्होंने दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक पोर्टल जारी किया जाता है कुछ दिन पहले, उस पोर्टल के माध्यम से पिटीशन साइन करवाया जाता है। उस पिटीशन का मतलब ये रहता है कि जो लोग बेरोजगार हैं और इस सरकार के खिलाफ है, इस सरकार के नीतियों के खिलाफ है, वो पिटीशन भरे। लगभग 5 लाख से अधिक लोग उस पिटीशन को साइन करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बेरोजगारी एक मुद्दा है बिहार में और एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। तो जैसा कि शुभम जी, ये आमतौर पर ये देखा जाता है कि ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं वह चुनाव के समय ही सामने लाई जाती है। ऐसा नहीं है कि जो है सो बेरोजगारी की समस्याएं एक आने वाली समस्याएं और 1-2 दिन की ये जो है सो कहानी है। ये बेरोजगारी की समस्याएं निरंतर चलने वाली और एक लंबे समय से जो है सो क्रिएट हो रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति की बात आपने जिस तरीके से की, तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, उसका काफी ज्यादा अभाव है। इस तरीके से कई सारे ऐसे जो औद्योगिक जो कल कारखाने हैं वो न तो यहाँ पर जो है सो सेटअप किए जा सकते हैं और न ही उसके पास हमारे पास वैसे संसाधन है कि हम उसका जो सो बेहतर उपयोग कर सकें। लेकिन जिस तरीके से बिहार की भौगोलिक स्थिति है, हम यहाँ पर देखते हैं कि कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय और जो पशुपालन है उससे जुड़े हुए व्यवसाय को ज्यादा उन्नत अवस्था में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा इन 2 चीजों पर भी नकारात्मक स्थिति और नकारात्मक रवैया जिस तरीके से अख्तियार किया जाता है, तो क्या उससे भी बिहार के बेरोजगार जो जितने युवा हैं वो जो है सो अपने मतलब कि उनका एक जो लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है कहीं ना कहीं इनकम के अभाव में? आपने एक चीज बोली कि जो सरकार है वो नई इंडस्ट्री नहीं स्थापित कर पा रही है, लेकिन केशव जी आप ये देखते होंगे और लगातार आप देख रहे होंगे कि जो पुराने चीनी मिल्स हैं, पुराने जो इंडस्ट्रीज हैं, वो लगातार बंद हो रहे हैं। मिथिलांचल क्षेत्र में अगर आप चले जाएं तो जितने भी चीनी मिल्स हैं कुछ को छोड़कर सभी बंद हो गए हैं। रीगा चीनी मिल की बात करें तो उसकी स्थिति दयनीय हो गई है। जो मुआवजा सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है किसानों को देने के लिए, गन्ना व्यापारियों को देने के लिए, वो पैसा उनको समय से नहीं दिया जा रहा। तो वही कि अगर एग्रीकल्चर बेस्ड, चूंकि ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को भी जो है सरकार के तरफ से कोई फैसिलिटी प्रदान नहीं की जाती। और यहां तक अब जो हम देख रहे हैं कि आए दिन निजीकरण की समस्या है। तो अगर जितने भी इंडस्ट्री हैं उसको निजी हाथों में भी सौंपने की प्रक्रिया जो है सो लगातार चलती आ रही है। तो इस निजीकरण से जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये सकारात्मक दृष्टिकोण है या नकारात्मक प्रभाव है?
दो चीज है केशव जी। पहला कि रोजगार सरकार, आपने एक प्रश्न पूछा था कि रोजगार सरकार जब चुनाव आती है तब देती है। मेरे हिसाब से सरकारी नौकरी जो है वो पंचवर्षीय योजना बन के रह गई है। 2015 के चुनाव से पहले एन वक्त पहले का जो सूचना जारी होता है कि इतने हजार इतने लाख नौकरियां बहाल की जाएंगी। 2020 में जाकर कई परीक्षाओं की, जब कुछ दिन पहले ही जो लगातार एक आंदोलन हुआ है, सोशल मीडिया पे हुआ है लेकिन एक आंदोलन हुआ है, उसके बाद जाकर जैसे आप बिहार दरोगा की देख लीजिए और भी कई परीक्षाएं हैं, अभी जो कई सारी परीक्षाएं जी, जो लंबित हैं। जी, तो पंचवर्षीय योजनाएं हो गई है। और जहां तक कृषि क्षेत्र की बात है तो आज हम 2020 में खड़े हैं। हम आज भी कृषि किस माध्यम से कर रहे हैं वो देखिए। अगर आप पंजाब का कृषि क्षेत्र देखिएगा, पंजाब में किस तरह से खेती किया जाता है, वो आधुनिक खेती अब जा रहे हैं। लेकिन बिहार में अभी भी वही हल से खेत जोता जाता है, ट्रैक्टर का उपयोग नहीं है, जो नए नए उपकरण है उसका उपयोग नहीं है। हाँ, बिहार में धीरे धीरे अब कुछ जगहों पर ये चीज देखने को मिल रहा है कि आधुनिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से कृषि किया जा रहा है। जैसे मशरूम का खेती हो गया और भी सनफ्लावर का खेती हो गया। इस सब खेती के लिए लगातार, और कृषि में एक चीज और दिक्कत है कि जो एमएसपी का बात होता है, एमएसपी किसान को नहीं मिल पाता, इसलिए रोजगार को लिए उतने वो लोग कृषि की तरफ जाते नहीं है। आप गांव के तरफ से आते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग देखा, मेरे जो बुजुर्ग हैं उनसे जब बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि गांव से अब लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। भले हुए 15,000 रुपया ही मिल रहा है उनको, लेकिन वो शहर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि कृषि में उन्हें गारंटी नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। नए कृषि विधेयक में कुछ चीजें आ रही है लेकिन उसकी भी विरोध हो रही है कई जगह। तो ये चीज बिहार में, क्योंकि बिहार लैंड लॉक स्टेट है, जब इस बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये साफ कहते हैं कि बिहार लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पे 500-600 एकड़ जमीन देकर इंडस्ट्रीज नहीं खड़ी किया जा सकता, तो उन्हें कृषि, जो यहाँ का रीढ़ का हड्डी है कृषि, उसे वो एस्टेब्लिश करे, उसमें वो आधुनिकता लाए, उसमें अलग अलग साइंटिफिक तरीकों से सिखाए जा कर कि आप ऐसे कीजिए ऐसे। तो ये चीज होना चाहिए बिहार में। अच्छा, ये चीज जो अभी देखने को मिलती है कि चुनाव के समय में जिस तरीके से, एक तो हम ये देखते हैं कि जनरली की जो पहले से जो पद सृजित है, जो सरकारी पद सृजित है, उस पर बहाली प्रक्रिया नहीं हो पा रही है या बहाली उसकी लंबित जो है सो हो जाती है। और चुनावी समय में अक्सर ये देखा जाता है कि नए पद सृजित की जाते हैं। अभी पिछले ही जो है सो 1-2 दिन पहले की बात है कि जहां पर नीतीश कुमार ने कई सारे बिहार में लगभग 1100 कुछ सीटों को जो है सो आवंटित किया है कि नए नए वहां पर जो है सो बहाली प्रक्रिया की जाएगी। तो क्या यह एक सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनावी जो है सो एक हम कर सकते हैं कि वह पासा फेंका जाता है जनता के पास कि हाँ इसमें जो है सो ये लालच भरी निगाहें होती है कि जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में जो पद सृजित किए गए थे, जैसे शिक्षक बहाली का अभी जो है सो सृजित जो पद किया गया था वो भी अभी उसका कहीं कोई जो है सो सुनवाई नहीं हो रही है, वो पद अभी भी जो है सो खाली के खाली है, कई सारे उस पर केस चल रहे हैं। दरोगा बहाली की हम लोगों ने देख लिया, फिर जितने भी बहाली लगभग यहाँ पर जो हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है सो अभी तक लंबित किए गए। इस लंबित होने के बावजूद भी जो नए पद सृजित किए जा रहे हैं उससे क्या अपेक्षाएं की जा रही है? देखिए, अगर हम पिछले वर्षों की बात करें और उस चीज को, उस ट्रैक रिकॉर्ड को हम देखें तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये होता है कि ये चुनावी घोषणा है। बिल्कुल, ये साफ मन में हो गया है। अगर आज प्रधानमंत्री लगातार 10 दिनों से 10,000-11,000 करोड़ की घोषणाएं कर रहे हैं, भले ही कोसी महासेतु जो बना है वो एक सपना था बिहार के लिए, 130 वर्ष तक वहां पुल नहीं था जी, लेकिन तो इसको कम से कम ये जो है सो जब बिहार चुनाव की जब परिचर्चा जब हो रही है, जब वो जो है सो चुनाव आयोग के द्वारा जब ये घोषित कर दिया गया कि बिहार में चुनाव होगी विधानसभा, तब इन सारी परियोजनाओं को एकाएक धरातल पर लाना, जो आम इंसान का मानसिकता है वो यही हो जाता है। और विपक्ष के द्वारा भी ये कहा जाता है कि 5 वर्ष बिहार की याद किसी को नहीं आती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो परियोजनाओं पे परियोजना उद्घाटन और शिलान्यास का दौर चालू रहता है। ठीक है, मैं ये मानता हूं कि कोसी महासेतु जो कल उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 300 किलोमीटर की जो रास्ता था उसको 22 किलोमीटर में तब्दील करके रख दिया है प्रधानमंत्री ने। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से वो बन रहा था, आज जाके वो कंप्लीट हुआ है। तो ये एक मानसिकता हो जाती है कि रोजगार को लेकर अगर सरकारी नौकरी की बहाली निकाले आप, अगर आप किसी चीज का शिलान्यास करें, उद्घाटन करें, तो ये मानसिकता हो जाती है कि 5 साल आपको बिहार का कुछ याद नहीं आया, चुनाव आया तो बिहार का याद
आपको आ जाता है। तो ये जी बड़ा हाँ, प्रश्न है। बिल्कुल जब चुनाव आती है तभी सिर्फ सरकारी सेवाओं और सरकारी नौकरी की याद जो है सो यहाँ की रूलिंग पार्टी को भी आती है, और या हम ये कह सके कि विपक्ष को भी आती है। अगर विपक्ष भी अगर पूरी मजबूती के साथ सरकार से मांग करती रहे तो निश्चित ही जो है सो इन 5 सालों में विकास देखने को मिलता। दूसरी चीज ये कि सरकार अगर बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती, उसको जो है सो सच्चे मन से उसको अगर बहाली करने की अगर मंशा होती, तो पिछले साल जो 10 साल 8 साल से जो बेरोजगार जो अभी पद लंबित बने हुए हैं उस पर जो है सो अभी तक नियोजन प्रक्रिया संभव नहीं हो सकी है, वो कब का जो है सो हो चुका होता। आज कई सारे ऐसे जो बेरोजगार युवा हैं जिन्होंने फॉर्म जो है सो 2012 में यानी 2012 ईस्वी में फॉर्म को भरा था, आज वो किसी दूसरे श्रेणी में किसी दूसरे कैटेगरी में आज वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन उस जॉब की बहाली आज तक नहीं हो पाई है। तो निश्चित ही यह कहा जा सकता है कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं बेरोजगारों को सिर्फ और सिर्फ दिखावा छलावा ही है यहाँ के जनता के साथ। उनका कहीं भी यह मकसद नहीं होता है कि जल्दी से जल्दी किसी भी बहाली को जो है सो प्रक्रिया को पूर्ण कराई जाए और उस पर को सृजित किया जाए और उस पर बहाल किया जाए। तो ऐसे में ये अक्सर देखा जाता है कि जब चुनावी माहौल जब आते हैं, जब सरगर्मियां जब तेज बनती हैं, तो वहां पर जो है सो बेरोजगारी की समस्याएं, विकास की समस्याएं, ये सारे मुंह बाय खड़ी होती है और तब हमारे राजनेताओं को हमारी याद आती है, हमारी देश की जनता की याद आती है। तब वो अपनी अगर ऐसा अगर होता कि लोकतंत्र में अगर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अगर ससमय अपने वायदों को अगर पूरा करती, तो निश्चित ही 5 साल की जो कार्य प्रणाली है उनको उसे 2 महीने या 1 महीने में नहीं करना पड़ता, बल्कि वो 5 सालों के कार्य का आकलन करके जनता खुद ब खुद उस प्रतिनिधि को चुन करके एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि जैसे कि कोई नौकरी आता है, आप यूपीएससी का नौकरी देख लीजिए। यूपीएससी का जब अधिसूचना जारी होता है कि इतने पद पे इतना नौकरी हुआ, एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यूज होते हैं, जो भी उसके नियम है वो होते हैं, उसको तय समय पे उसका सब कुछ हो जाता है। चुनाव होता है, 6 से 7 करोड़ लोग चुनाव देते हैं, मतदान देते हैं, चुनाव होता है, एक निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वहीं आपको 1200-1300 पदों पे एक आप नहीं भर्ती ले सकते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाता है। जी हाँ, एक और मुद्दा यहाँ बिहार में हुआ देखने को मिलती है, किसी भी परीक्षा की जो पेपर है वह लीक आउट की, यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, जो परीक्षाएं जो लंबित हो जाती हैं वो रद्द हो जाती हैं और फिर उस प्रक्रिया में एक लंबा समय खींच जाता है, तो क्या यह कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था की लचर प्रणाली को दर्शाता है? क्या यह बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो एक पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारा काम कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खामियां तो जरूर हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े परीक्षाओं के में जो है सो अक्सर ये देखे जाते हैं कि उसके जो है सो प्रश्न पत्र लीक कर जाते हैं। तो यह भी बिहार के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर आपका क्या कहना है? केशव जी, मैं एक बात कहूंगा, इस चीज को जनता जो दर्शक देख रही है वो भी समझे। एक पेड़ जब खड़ा होता है ना तो उसका रूट को मजबूत होना जरूरत है। बिल्कुल। आज जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार की, अगर हम बिहार विश्वविद्यालय की बात करें तो ग्रेजुएशन जितने समय में यहाँ होता है उतने समय आप पटना यूनिवर्सिटी से 2 बार कर लीजिएगा। 5 वर्ष 6 वर्ष में यहाँ ग्रेजुएशन होता है। जैसा कि ये माना जाता है कि जो बिहार की जो यूनिवर्सिटी है, वह जो बड़े जो विश्वविद्यालय है, वह एजुकेशन देने का काम नहीं बल्कि वह एक सर्टिफिकेट छापने की मशीन है, जो सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड की जाती है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक विद्यार्थी, एक आम परिवार से एक लड़का जाता है बिहार विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो वो तो सोचता है कि 3 वर्ष कंप्लीट होगा, उसके बाद मेरा ये रोजगार का है, मैं यहाँ फॉर्म भरूंगा, एसएससी का तैयारी करूंगा, इसमें जॉब करूंगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक तो आप निकलिए, सरकारी विद्यालयों का हाल आपको पता है कितना बदतर है। शिक्षक को पढ़ाई के अलावा सब कुछ करवाया जाता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाई जाती। ऐसा भी नहीं है कि पूरे शिक्षकों का ये स्थिति है, बहुत शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं और मैंने देखा है सरकारी विद्यालयों में कि अजब अजीब तरीके से पढ़ाते हैं और जिससे स्टूडेंट्स अधिक समझे।
लेकिन फिर भी अधिकतर ऐसा तस्वीर मिलने को देखता है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद आप आ जाइए कॉलेज में, बिहार विश्वविद्यालय के, आप खुद मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, आपने देखा होगा क्या स्थिति है, कैसे बच्चे 6 साल बिहार विश्वविद्यालय की स्थिति तो ये है कि एक जो कहावत है कि आप जो है सो 12 बजे गए तो लेट नहीं और 2 बजे भेंट नहीं, वो स्थिति है। किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ना समय से पहुंचते हैं, ना कक्षाएं सही नियमित रूप से संचालित होती हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या यह प्रशासनिक तंत्र या फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो कार्य करना ही नहीं चाहता है? अगर उनकी बहाली नियोजन अगर हो चुका है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि वो तो सरकारी पोस्ट उन्हें मिल गया है, उनको तो समय पैसा मिलते जाए। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ के छात्र की जो भविष्य है वो हम लोग दांव पे लगा रहे हैं। बेशक आप देख सकते हैं कि दांव पे तो लग ही रहा है ना भविष्य। आप एक बात बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट जाता है एलएस कॉलेज में पढ़ने, वो सोचता है कि 3 साल मैं यहाँ ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद एक सेट रहता है, क्योंकि सबका परिवार एक जैसा नहीं होता है। ये सब जी बहुत है कि गरीब पृष्ठभूमि से भी आते हैं, सामान्य वर्ग से भी बहुत लोग आते हैं। तो सामान्य वर्ग में भी ये नहीं होता है कि आप बाहर बच्चे को रख के पैसा दें, वहां भी एक समय निर्धारित होता है कि इतने समय में आपको करना है, इसके बाद आपको नौकरी करनी है, शादी करनी है। ठीक है, 1-2 साल हो सके, लेकिन यहाँ पे अगर आप 3-3 साल एक्स्ट्रा लीजिएगा तो ये देखने को मिलता है कि जो परीक्षाओं की जो अवधि होती है, वह जो कोर्स एक संचालन का जो सीजन होता है, जो सत्र होता है, उस सत्र में काफी ज्यादा जो है सो परीक्षाएं बाधित हो जाती हैं। कारण होता है कई सारी समस्याएं, कभी हड़ताल, कभी किसी कारण से जो है सो वहां पर स्ट्राइक लोग आ जाते हैं। एक चीज और बताऊंगा मैं, एक चीज इस पे, क्योंकि ये सब जो विश्वविद्यालयों की होती है वो राज्यपाल के अधीन होती है। ठीक है, वो राज्यपाल चीज में आपको, जब पटना यूनिवर्सिटी 3 वर्ष पूरा होते होते आपके हाथ में सर्टिफिकेट धरा देता है, तो फिर क्यों नहीं आप जाइएगा, क्यों नहीं अब बिहार यूनिवर्सिटी वो कर सकता है? बिहार विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक यहाँ के जो वीसी है, उनके तरफ से कोई गलती होती होगी, इसीलिए सेशन इतना लेट होता होगा। 6 महीने लेट हो गया, चलिए मानते हैं, 2-2 साल 3-3 साल सेशन लेट, ऐसा नहीं होता है सर। आपको भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं यह भी एक कारण बनता है कि जो परीक्षाएं जो होती हैं, जो सत्र होता है, वह नियमित नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है और उसमें जो है सो एक लंबी अवधि जो है सो खींची चली जाती है। हमारा मकसद है कि बिहार में जो बेरोजगारी की दर है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करना। सरकार के तरफ से इस पर कौन सी रणनीति अपनाई जा रही है, अब ये देखना आने वाले समय में है। जिस तरीके से आज विपक्ष पार्टी की राजद के जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने एक पोर्टल के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान को चलाया है और बेरोजगारी को आए दिन हमने ये भी देखा था कि जिस तरीके से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को लोगों ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है, तो क्या यह जो है सो आने वाले समय में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी संख्या को दर्शाता है और बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं उसको यह उजागर करने के लिए पर्याप्त है? ये संकेत साफ है। आपने देखा होगा जब नीट जेईई वाला मुद्दा उठा था, उसके बाद जब एनटीपीसी एसएससी वाला जो मुद्दा उठा था, जिसपे डिसलाइक आए थे प्रधानमंत्री के वीडियो पे, उसके बाद इतना दबाव पड़ा था, उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, हालांकि अभी भी उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता। जब बेरोजगारी दिवस की बात आई कि बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे, तो वो एक बड़ा एक मैसेज दे रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ भी जानता है, क्योंकि भले ही हम भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता आके बोल दे कि वो कांग्रेस की चाल है, लेकिन ये रियलिटी है सर। नहीं तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सो अब बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सिर्फ सरकार को घेर सकती है और जो है सो अपना वो जो है सो रास्ता चुनाव में आसान बना सकती है। इसमें 2 चीज है, विपक्ष घेरती है, चलिए ठीक है, लेकिन विपक्ष किस तरह से उस मुद्दे रोजगार और बेरोजगारी को किस तरह से डिलीवर करती है, क्योंकि जिससे जनता उसके साथ है। यह एक बहुत बड़ी जो है सो उनके साथ ये होनी चाहिए कि हम इस ये जो मुद्दे हैं उसको किस तरीके से जनता के सामने देखिए, क्योंकि राहुल गांधी के आप ट्विटर अकाउंट पे जाइएगा तो बेरोजगारी को लेकर वो सवाल लगातार सवाल उठाते हैं, हर 2 दिन पे एक ट्वीट आता है उनका। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करते हैं, लेकिन जनता नहीं कनेक्ट कर रही है। जनता को मन में है कि देखिए क्या ना, जो युवा है उनके मन में होगा कि ये बेरोजगारी का मुद्दा कोई उठाए तब वो आगे बोले,
लेकिन ये लोग बस ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से ही रह जाते लेकिन हैं। जनता को वो अपने प्रति आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पाते अपनी यस, बातों। यह एक बहुत बड़ी समस्या है विपक्ष के सामने। लेकिन बेरोजगारी की जितनी बड़ी समस्या है, हमें लगता है कि विपक्ष अगर चाहे तो सरकार को सिर्फ एक ही मुद्दे पर, बेरोजगारी पर ही घेर सकती है, और जनता को अगर अपने फेवर में कर ले तो जनता उनके पास जो है सो बिल्कुल जो है सो उसके प्रति आकर्षित हो सकती है, और आने वाले चुनाव में उनको जो है सो वो सहयोग कर सकती है, और इसका परिणाम जो है सो कुछ अन्य देखने को मिल सकता है बिहार चुनाव में। बिहार चुनाव में दो चीज मैं आपको बताता हूं, मैं लगातार ग्राउंड पे जा रहा हूं। जब मैं राजद की बात करता हूं तो लोग बचना चाहते हैं उस पार्टी से, पता नहीं क्यों, शायद वो 15 वर्ष जो जंगल राज जो सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार के द्वारा कहा जा रहा है, शायद उस जंगल राज की वजह से या फिर और कोई परिस्थिति होगी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोई विकल्प बिहार में उत्पन्न हो। लोग कहते हैं चलो ठीक है, नीतीश कुमार ने जो भी किया हम नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। तो क्या बिहार के पास ऑप्शन नहीं है? यही दिक्कत यही है बिहार में कि जिस बिहार में जयप्रकाश नारायण ने इस देश के बड़े लीडर को दिया है, इस लीडर बिहार में आज जितने लीडर हैं, केंद्र में जितने मंत्री हैं, आप उसमें 50% को देख लीजिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी आंदोलन के बाद वो उभर कर सामने आए थे। वही मैं बोल रहा हूं कि जिस जयप्रकाश नारायण ने इस बिहार के माध्यम से कितने बड़े लीडर्स को दिए, जिस जयप्रकाश नारायण ने गांधी मैदान से जो हुंकार भरी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी की सत्ता उन्होंने हिला दी थी, एक देश में पहली गैर कांग्रेसी शासन उन्होंने स्थापित की थी, उस बिहार की आज ये स्थिति हो गई है कि यहाँ कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। तो क्या आज इतिहास को फिर से दोहराने की आवश्यकता है? क्या आने वाले समय में कोई अन्य छात्र लीडर जो सो सामने आ सकते हैं, या फिर बिहार का कोई ऐसा? अच्छा, एक चीज यहां पर यह भी देखने को मिलती है कि इन पिछले 70-75 सालों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सो हम देखते हैं कि राजनीति जो हर एक जो मुद्दे हैं उसका इतना अच्छे तरीके से गंदी राजनीतिकरण हुआ है कि जो अच्छे वर्ग हैं और जो मतलब एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार वर्ग हैं, वो राजनीति से दूर चले गए हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज की भावना है कि राजनीति बहुत बड़ी गंदी चीज है, यहां पर इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। क्योंकि एक चीज ये देखने को मिलती है कि हमारे समाज में एक माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, यहां तक कि एक चपरासी भी बनाना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक नेता के रूप में उभरते हुए नहीं देखना चाहते। तो आखिर इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं राजनीति को इस तरीके से मोड़ दिया गया है कि आज यहां पर जो है सो बेहतर विकल्प नहीं सामने आ रहा है, और इसी का खामियाजा है कि जो हमारे पास एक बेहतर विकल्प नहीं मिल रहे हैं। और यही कारण है, बेहतर विकल्प नहीं मिलने के कारण जो पुराने घिसे पीटे हैं हमारा जो तंत्र, हमारे पास उसी में से एक को सेलेक्ट करना ये हमारी बाध्यता। बिहार में जो राजनीति विकल्पहीनता है जो अभी दिख रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में एक समय से छात्र राजनीति को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। हालांकि सत्यपाल मलिक जब राज्यपाल बने तो उन्होंने दोबारा उस चीज को बहाल किया, क्योंकि सर देखिए, एक आम घर का लड़का जैसे मैं हूं, मैं अगर राजनीति में जाना चाहता हूं तो मैं एक कार्यकर्ता रहूंगा तो कार्यकर्ता ही रह जाऊंगा, आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा। लेकिन जब एक आम लड़का जैसे मैं अगर किसी कॉलेज से, विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव लड़ता हूं, मेरे में अगर वो क्वालिटी है, मैं उस चीज को जीतता हूं, मैं उस चीज को हासिल करता हूं, तो अगर एक मिथिला विश्वविद्यालय या बिहार विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष को कौन नहीं जानता है, उसके पास उसके बाद उसकी सीढ़ी चढ़ जाती है, फिर विकल्प आता है। ऐसा नहीं अभी विकल्प नहीं है बिहार में, विकल्प है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ट्राई नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने पिछले शासनकाल को देखा है। कह सकते हैं कि जो एक कंजर्वेटिव माइंड होता है, जो परंपरागत तौर तरीके से वो उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज भी उनका विश्वास है कि या तो भारतीय जनता पार्टी या फिर जो है सो जेडीयू या फिर लोजपा या फिर राजद, है ना, लोग नए चीजों को अंजाम देना नहीं चाहते हैं, उनको आजमाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यह समस्याएं आज छोटी समस्याएं नहीं है, यह पूरे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें क्या इसका परिणाम होगा आने वाले समय में, हम अक्सर ये कहा जाता है कि देश का भविष्य जो है सो यहाँ के युवाओं कंधों पर होता है और युवा ही इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। लेकिन आज जो युवा हैं वह बेरोजगार से इतने जो है सो हतप्रस्त हो गए हैं, वो मानसिक रूप से इतने कमजोर हो गए हैं इनकम के अभाव में कि वो सही से किसी भी चीज को क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं।
तो इस तरीके से अब जो है सो जरूरत है कि रोजगार जो सृजित किए जाते हैं जो पद, उसको जो है सो बेहतर तरीके से ससमय उसको पूरा कराया जाए। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे बेरोजगारी के जो एक ढांचा है, जो तंत्र है, उसको खत्म करने के लिए सरकार या फिर समाज या फिर जो प्राइवेटीकरण हो रहा है, उन सबों को मिलाकर कहीं ना कहीं उन सब की एक भागीदारी तो होती है समाज को विकसित करने में, तो इन सब को मिलाकर क्या ऐसे जो है सो उपाय किए जाए जो बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। देखिए, मैंने जैसे बोला कि एक पेड़ जब खड़ा होता है तो मजबूत रूट होता है उसका, रूट को सही कीजिए। और जहां तक निजीकरण का बात है, अगर मैं आज कहता हूं कि आज निजी स्कूल में जब फीस अधिक लिए जाते हैं लेकिन पढ़ाई कितनी अच्छी है, अगर आप सरकारी स्कूल को, चलिए मैं कहता हूं निजी हाथों में आप दे दीजिए, लेकिन जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम रहे, जो नियम है अभी सरकार के वो सेम रहे, जो वहां शिक्षक काम करते हैं उनको पेंशन मिले, जो पेंशन तो बंद हो गया है, जो अभी सुविधा मिल रही है वो मिले, लेकिन अगर आप उसको निजी हाथों में देंगे तो शायद वो आपको बेहतर करके देगा। क्योंकि आज जो सरकारी विद्यालयों की हाल है, हर एक गांव में बहुत बड़े बड़े सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन आप जानते हैं केशव जी कि क्या स्थिति बनी हुई वहां पे। देखिए शुभम जी, कहीं ना कहीं ये चीज अक्सर देखने को मिलता है, अगर किसी भी चीज में अगर जब जानकारी जब हो जाती है, जब व्यक्ति जब शिक्षित हो जाता है, हम परंपरागत तौर पे देखते हैं, जब व्यक्ति जब जागरूक हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, अपना ऊंच नीच भला बुरा जब उसमें सोचने समझने की क्षमता जब आ जाती है, तो वह किसी के अंदर में नहीं रहता है। तो आज कहीं ना कहीं सरकार शिक्षा व्यवस्था को इतना जो है सो रसातल में लेकर चली गई है कि आम जो जनजीवन है, आम जो जनता है, उनके पास बेहतर क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो अपना भला बुरा नहीं समझ पा रहे। तो इससे कहीं ना कहीं उनको अपना राज करने में, अपनी रोटी सेकने में आसानी हो रही है। यही हम देखते थे स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, जब हमारे शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया था, और उन्होंने ये रास्ता क्यों अपनाया? क्योंकि हम यहां पर बेहतर तरीके से राज कर सके, जो अंग्रेजों की ये मंशा थी। तो कहीं ना कहीं क्या आज सरकार की यह मंशा है? शिक्षा को, सारे चीज को निजीकरण किया जा रहा है, तो फिर शिक्षा को क्यों नहीं? तो आप शिक्षा को कर दीजिए, वहां पर बेहतर शिक्षा उनको मिलेगी। शिक्षा, ये अक्सर ये देखा जाता है कि 60 से 70 हजार रुपए उठाने वाले बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपना पूरा डिटेल्स पता नहीं है, न उनको राज्य राजधानी, न देश के प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति का नाम। अक्सर ये समाचार हमारे न्यूज एजेंसियां में आती रहती है, हमारे इस स्टूडियो से कई बार हमने ऐसे समाचार को प्रकाशित किया है, दिखाया भी है। तो क्या कहीं ना कहीं सरकार ये चीज से रूबरू नहीं है? सरकार इस चीज को जानती है, फिर भी आज निजीकरण की मांग अगर हो रही है, अन्य सारे सेक्टर को निजीकरण के लिए जो है सो लोग उस पर बवाल कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा जो सबसे सर्वोपरि है, उसमें जरूरत है, सरकार उस पर सोई हुई है। तो इसमें ये क्या है, उसकी क्या पॉलिसी है सरकार की जो है सो कि शिक्षा को हम जो है सो निजीकरण हाथों में नहीं सौंप सकते? नई शिक्षा नीति आई है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पूरा पढ़ा है, 700 पन्नों का शिक्षा नीति है। अगर उस शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाए पूरी तरह से, तो आप एक चीज मान लीजिए कि जो शिक्षा आगे 5 वर्षों में जब आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छे तरीके से होगी। जहां तक निजीकरण की बात है, जो सेक्टर है उसको निजीकरण किया जा रहा है, निजी हाथों में दे रहा है, ठीक है, शिक्षा को करना चाहिए। जो फैसिलिटी मैंने बोला कि फैसिलिटी वही हो, लेकिन आप निजीकरण कीजिए उसको, या फिर नहीं निजीकरण कर सकते हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से रखिए। जैसे आप एम्स चलाते हैं, बिल्कुल, कैसे कितना अच्छा व्यवस्था रहता है एम्स में। जैसे आप एयरपोर्ट चलाते हैं, उसको निजीकरण, जैसे बड़े बड़े स्टेशन है, हालांकि अब जो रेलवे स्टेशन है उसको भी निजी हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन अगर सिस्टम वाइज काम होगा, अगर आप, सबसे बड़ी चीज है केशव जी, सरकार ने जिम्मेदारी किसी को देना बंद कर चुकी है। अगर जिम्मेदारी देगी किसी शिक्षक को कि आपका ये जिम्मेदारी है, अगर आप इस चीज से भटकते हैं तो आपका पैसा काट लिया जाएगा, ये दंड दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस चीज में सुधार होगा। लेकिन इस चीज, शिक्षा निजीकरण, इस चीज की चर्चा एक वृहद विषय है, बहुत बड़ी चर्चा है इस पे। इस चीज पे अगर आप चर्चा करने बैठे तो कई चीज है, कई पॉइंट जो सामने आएंगे और बिहार की शिक्षा को सुधारना जरूरी है। क्योंकि अगर लोग शिक्षा हो जाएगा ना, लोग शैक्षिक हो जाएगा, लोग पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो वो रोजगार खुद क्रिएट कर सकता है। वो किसी के लिए मोहताज नहीं रहेगा, किसी सरकारी नौकरी के लिए मोहताज नहीं रहेगा। तो ये एक चीज है। आज हम लोगों ने चर्चा का विषय जो रहा था वह बेरोजगारी और चुनाव। इस
मुद्दे पर बात करते हुए कई सारी चीजें निकलकर सामने आई। उम्मीद है कि आने वाले समय में या जो चुनाव के जो अभी जो चल रहे हैं, जो कैंपेनिंग जो चल रही है, चुनाव प्रचार अभियान जो चल रहा है, उसमें कई सारी पार्टियां इसको अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएंगी और जनता के सामने उसको लेकर के आएंगी और जनता से कहीं ना कहीं वो सिंपैथी भी लेगी, जनता को इस मुद्दे पर अपने तरफ आकर्षित करने का काम भी करेगी। तो निश्चित ही बिहार के लिए चुनावी और चुनाव के समय बेरोजगारी का मुद्दा उतना जायज है और कई सारी बेरोजगार जो युवा हैं, जो आज भी जो है सो भटक रहे हैं नौकरी, एक बेहतर नौकरी की तलाश में, अच्छे जीवन यापन की तलाश में, कहीं ना कहीं उनको जो है सो एक मील का पत्थर उनके लिए साबित हो रहा है कि नौकरी को प्राप्त कर लेना। ये जो है सो सरकार की पॉलिसी, कई सारी पॉलिसी है जो बेहतर ढंग की सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। तो इन सब चीजों पर आज हमने चर्चा किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।